कुंभ में आने वाले करोड़ों लोगों को सैनिटेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरे डिजाइन तरीके से लगभग 1,50,000 के आसपास शौचालयों का निर्माण किया गया। कुंभ जैसा इवेंट हमने विश्व में कहीं नहीं देखा, ये भारत में देख रहे हैं और दिग्गज देख रहे हैं जो आ रहे हैं। सो क्या ये सर एक कुंभ एक सॉफ्ट पावर है हिंदुस्तान के लिए? लगभग 60 देशों के एम्बेसडर्स जो हैं एक साथ कुंभ में जा रहे हैं। बीजेपी ऐसे इवेंट्स इसलिए प्लान करते हैं कि वो अपने नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। इन्हें रोड बनाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल्स बिल्ड करना चाहिए। कुंभ भारतीय जनता पार्टी आयोजित नहीं करती। कुंभ भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार भी आयोजित नहीं करती। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोगों को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश में आने के बाद में सड़क बनने की गति जो है वो 2.5 गुना बढ़ गई। कुछ लोगों ने जो है केवल एक माला बेचने वाली लड़की या कोई एक IIT बाबा या जो है कुंभ में नागा बाबा का स्नान वहीं तक कुंभ को सीमित कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा हो गया। सो सरकार को इकोनॉमिकली क्या लग रहा है कि लोकल पीपल को कितना बेनिफिट हुआ है? वेलकम टू द चेंज कोड, वाइब विद एडी, बदलाव से बदलाव की ओर। आज हम ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे आपको जो जनता के वन ऑफ द फेवरेट्स है। वो ऐसे राज्य से आते हैं जहाँ पर देश विदेश से लोग ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज देखने को आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऐसे इंसान के जिनकी जर्नी एक यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट से स्टार्ट हुई थी और आज वो जोधपुर के MP है और बड़े बड़े पद में रहने के बाद आज वो हमारे देश के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर टूरिज्म, कल्चर एंड हेरिटेज है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन माई फेवरेट, योर फेवरेट, श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत का। वेलकम टू द चेंज कोड सर। आज मैं और मेरी टीम बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं भारत के 76th रिपब्लिक डे में, जहां आज हम महाकुंभ के बारे में बात करेंगे। वहां मुझे मौका मिला है द चेंज कोड लॉन्च करने का। ये डिवाइन ब्लेसिंग है और इससे अच्छी शुरुआत शायद मुझे नहीं मिल सकती थी। आज मैं सिर्फ आपसे थोड़ा वक्त ले रही हूँ कुंभ के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि आप डेडिकेटेडली कैसे इस इवेंट को मैसिव वर्ल्ड वाइड बना रहे हो। 26 जनवरी 2025 तक 10 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। दैट्स अनबिलीवेबल। मैं मानती हूँ कि 10 करोड़ की पॉपुलेशन बहुत सारे देशों को मिलाकर होती है। आपके लिए, आपकी टीम के लिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए, सरकार के लिए ये सब मैनेजमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जितनी सारी अप्स एंड डाउन्स, थिक एंड थिन्स आती है, उस सबको इतनी खूबसूरती से, आसानी से कैसे आपने बनाया? देखिए, कुंभ समन्वित प्रयासों से होने वाला आयोजन है और आदि अनादिकाल से भारत में होता रहा है। आजादी के बाद के कुंभ के इतिहास को उठा करके देखें, कुंभ के आयोजन को लेकर के जो देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है और दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन भी है, सरकारों की उदासीनता उसको लेकर के हमेशा रहती थी। फौरी तौर पर व्यवस्थाएं होती थी, लोग धार्मिक आस्था के चलते हुए आते थे। लेकिन सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र विरासत पर गर्व करते हुए विकास करना है, 2014 के बाद में हुए सभी कुंभ, सिंहस्थ का कुंभ, हरिद्वार का कुंभ और अब ये महाकुंभ, इन सब की व्यापक स्तर पर तैयारियां राज्य की सरकार और देश की सरकार दोनों ने मिलकर के की हैं। और उसी का परिणाम है कि कुंभ में आने वाले यात्रियों का अनुभव पिछले इस 10 साल के कालखंड में बिल्कुल परिवर्तित हो गया है और कुंभ एक नई ऊंचाई को छूता हुआ निरंतर ऐसा दिखाई दे रहा है। और हर एक कुंभ के बाद दूसरे कुंभ में आने वाले लोगों की संख्या जिस तरह से वृद्धि हो रही है, जिस तरह से बढ़ रही है, ये भारत के सांस्कृतिक पुनरुद्भव को दिखाती है, दर्शाती है। प्रयागराज में कुंभ होने वाला था, ये अनुमान किया जा रहा था कि लगभग 40-45 करोड़ लोग आएंगे। उसके चलते हुए पिछले 4 साल से उसकी तैयारियां शुरू की थी। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट, रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करना, वहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज को चारों तरफ से कनेक्ट करने वाला। इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी के साथ साथ में वहाँ आने वाले संभावित जनसंख्या के दबाव को झेलने के लिए वहाँ पर सारा बेसिक एमिनिटीज़ को डेवलप करना। और पिछले लगभग 1 साल से व्यापक स्तर पर
उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन सब नीचे के विषयों पर भी पूरी प्लानिंग के साथ में तैयारी की थी। कुंभ में आने वाले करोड़ों लोगों को सैनिटेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरे डिज़ाइन तरीके से लगभग 1,50,000 के आसपास शौचालयों का निर्माण किया गया। उनकी रख रखाव, उनकी व्यवस्था, सूरज का ट्रीटमेंट, पीने के पानी का ट्रीटमेंट, इन सब के साथ साथ में वहाँ नालियों का विकास और वहाँ रहने वाले लोगों को सुविधा समय पर मिल सके। उस सब के सामने एक चुनौती और भी थी, क्योंकि मेला परिक्षेत्र पूरा गंगा नदी के फ्लड पैन पे है। हाँ जी। और हम जानते हैं हर साल गंगा एक विशाल रूप धारण करती है, बरसात के समय में धीरे धीरे सिमटती है। अब की बार क्योंकि बरसात बहुत देरी तक होती रही, इसलिए जमीन सूख करके फ्लड प्लेन्स में बहुत लेट मिली। ये एक चिंता का विषय था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से सारे संसाधन झोंक करके, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खुद व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर के जिस तरह से इन सब व्यवस्थाओं को अंजाम दिया, आज हम सब के सामने है कि 10 करोड़ लोग ये अनुभव प्राप्त कर चुके हैं और आने वाले लगभग 1 महीने का कुंभ शेष है। आने वाले समय में लगभग 35 करोड़ लोग और कुल इसका साक्षात्कार करेंगे। हाँ जी। सर, जैसे आपने कहा कि करोड़ों लोग आएँगे और बहुत सारे यात्री आ चुके हैं और सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनाई। सो वहाँ के उस टाउन के, उस शहर के जो लोग हैं, लोकल पीपल, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ये सब आयोजन जो हम इवेंट करते हैं, उससे हैम्पर ना हो, उसके लिए सरकार ने स्पेसिफिकली क्या किया? देखिए, ट्रैफिक सबसे बड़ी चुनौती होती है आने वाले लोगों के लिए। अन्यथा प्रयागराज के लोगों के लिए कुंभ एक उत्सव के रूप में है। हुँ, हुँ। और प्रयागराज के बहुत सारे लोग कुंभ के साथ में अलग-अलग तरीके से जुड़ते हैं। हुँ, हुँ। ये उनके लिए एक आर्थिक अपॉर्च्युनिटीज़ का अवसर भी होता है, उनके लिए मेहमान नवाज़ी का हुँ, हुँ, अवसर हुँ। भी होता है, और जो गंगा के साथ में, संगम के साथ में उनकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के परिष्कार का अवसर भी हाँ होता जी। है। लेकिन ट्रैफ़िक जैम सबसे बड़ी चुनौती थी और उसको लेकर के पहले से व्यापक स्तर पर तैयारियाँ की गई। 4 बड़े फ्लाईओवर्स जो है वो कुंभ के निमित्त पहले से कंस्ट्रक्ट किए गए, ताकि सिटी ट्रांसपोर्ट को किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं अच्छा। हो। एयरपोर्ट से अरेल साइड तक कनेक्टिविटी के लिए नई रोड्स बनाई गई, नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। कुंभ में आने वाले लोगों के दबाव के चलते हुए वहाँ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का जो है संकट न खड़ा हो, उसकी तैयारी की गई। अच्छा। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा करके लोगों के जीवन में कम से कम कष्ट आए। और देखिए, प्रयागराज के निवासियों के लिए ये देश दुनिया के मेहमानों के मेहमान नवाजी का अवसर हाँ है, जी। और वो भारतीय संस्कृति के वाहक लोग निश्चित रूप से इस अवसर पर आने वाले छोटी-मोटी समस्याओं से ऊपर उठ करके इसको एक जो है एक अपॉर्च्युनिटी के रूप में लेते हैं कि हम देश की संस्कृति के ध्वजवाहक बन कर के आज सबका हमारे शहर में जो है हम अतिथि सत्कार कर पा रहे हैं। जैसे योगा हमने भारत ने योगा देश-विदेश में मशहूर किया। आज योगा हर देश में प्रैक्टिस हो रहा है। मान लो कि योगा एक सॉफ्ट पावर है हिंदुस्तान का। कुंभ जैसा इवेंट हमने विश्व में कहीं नहीं देखा। ये भारत में देख रहे हैं और दिग्गज देख रहे हैं जो आ रहे हैं। सो क्या ये सर एक कुंभ एक सॉफ्ट पावर है हिंदुस्तान के लिए? देखिए, निश्चित रूप से हम आपकी जानकारी में होगा, कुंभ को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज इंटेंजिबल एसेट के रूप में मान्यता दी है, और कुंभ भारत की संस्कृति की एक नई पहचान पूरे विश्व हुँ, भर में है। इसके अतिरिक्त कुंभ का अपना एक सांस्कृतिक महत्ता भी है, एक ऐतिहासिक महत्ता भी है। एक तरफ जहाँ कुंभ भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला है, हाँ जी। जो हमारा विविधताओं से भरा हुआ देश है, अलग-अलग तरह की बोली, भाषा, संस्कृति, खान-पीन, पान, पूजा पद्धति, इन सबको मानने वाले लोग, उन सबको एकता के सूत्र में बांधता है। कुंभ सामाजिक समरसता का वाहक भी है। हुँ, हुँ। कुंभ के स्नान करते समय किसी एक क्षेत्र से आया हुआ कोई एक धनाढ्य वर्ग का व्यक्ति और एक बिल्कुल निहायत गरीब सिर पर पोटली रख कर के आया हुआ व्यक्ति, दोनों साथ में खड़े होकर के एक समान समान है। आस्था हाँ भाव जी। से वहाँ कुंभ में स्नान हुँ, करते हैं। हुँ। इसके अतिरिक्त जो है कुंभ संस्कृतियों के समागम का अवसर हुँ, भी हुँ। है। कुंभ भारत की संस्कृति के विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श का हुँ, अवसर हुँ। भी है। और जब ये सारे अवसर वहाँ पर एक साथ उपस्थित आते हैं, तो निश्चित रूप से कुंभ भारत के संस्कृति का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने का भारत के पास अवसर भी है। असर मिलता है। हाँ जी। और जिस तरह का कौतूहल कुंभ को लेकर के इस बार देखने को पूरी दुनिया का मिल रहा है,
लगभग 60 देशों के एम्बेसडर्स जो हैं एक साथ एक साथ कुंभ में इकट्ठे, जा रहे हाँ हैं। जी। दुनिया भर से हम अपेक्षा करते थे पहले कि 10-12 लाख लोग आएंगे, अब अपेक्षा कर रहे हैं कि लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग जो है दुनिया के विभिन्न देशों से, भारतीय मूल के लोग भी और विदेशी नागरिक हाँ भी, जी। वो कुंभ का दर्शन करने के लिए, कुंभ में शरीक होने के लिए वहाँ आ रहे हैं। देखिए, जो 45 करोड़ लोग आते हैं, हर व्यक्ति का अपना प्रयोजन है, अपना मंतव्य है, हर व्यक्ति कुंभ को अपनी दृष्टि से हाँ देखता जी। है। लेकिन निश्चित ही हर आने वाले व्यक्ति के लिए कुंभ के पास में कुछ न कुछ देने के लिए, कुछ न कुछ दिखाने के लिए एक अनूठा है, और वही इतने सारे लोगों को एक साथ बांध करके कुंभ के साथ जोड़ता है। अपोजिशन पार्टी ने कुछ टाइम पहले कहा था कि बीजेपी ऐसे इवेंट्स इसलिए प्लान करते हैं कि वो अपने नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। अपनी सारी नाकामियाँ छुपाने के लिए ऐसे इवेंट्स प्लान करते हैं। इन्हें रोड बनाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल्स बिल्ड करना चाहिए। सर, इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा तो प्रश्न पहला ये होता है, जब वो इस तरह की प्रतिक्रिया क्रिया करते हैं कि इस तरह के आयोजन करते हैं, कुंभ भारतीय जनता पार्टी आयोजित नहीं करती। कुंभ भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार भी आयोजित नहीं करती। इस देश का जब से लिखित इतिहास है, ताड़पत्र भोजपत्र से लेकर के छापाखाना आने तक का और उसके बाद तक का, हर समय में कुंभ का उल्लेख जो है अनेक अनेक बार हुआ है। भगवान बुद्ध के काल में भगवान बुद्ध जब कुंभ में गए थे, हुँ। और उससे पहले ताड़पत्र भोजपत्रों में 3000 साल पुराना इतिहास कुंभ का लिखा गया, वो भारतीय जनता पार्टी आयोजित नहीं करती बिल्कुल थी। नहीं। दूसरा, ये जो टिप्पणी करने वाले लोग हैं, ये भारत की संस्कृति पर किसी भी तरह का गौरव या अभिमान नहीं करते। ये भारत की इतनी बड़ी सांस्कृतिक धरोहर और विरासत है, जो भारत को एक पहचान भी देती है और भारत की गरिमा और गौरव भी बढ़ाती है। हाँ जी। इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोगों का उससे भी कोई सरोकार नहीं था। इन सब से उलट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, तो मुझे लगता है कि इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोगों को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश में आने के बाद में सड़क बनने की गति जो है वो 2.5 गुना बढ़ गई है। चाहे वो नेशनल हाईवेज हैं या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। और पिछले 10 साल में देश ने सड़क, रेल, वायुमार्ग और जल मार्ग, इन चारों में क्रांतिकारी बदलाव देखा है। मुझे लगता है कि भारत आने वाला हर व्यक्ति हुँ। जो 10 साल के बाद में अगर भारत में आया है, तो वो भारत की इस प्रगति और जिस गति के साथ में प्रगति हुई, उसको देख करके चमत्कृत हो जाता है। बिल्कुल। वो अभिभूत हो जाते हैं। बिल्कुल। ऐसी टिप्पणी करने वाले वही लोग हैं जिनके 55 साल सत्ताओं में रहने के बावजूद भी देश में 84% महिलाओं के पास में घर में पीने का पानी नहीं था। देश के 12 करोड़ परिवारों के पास में, या मैं कहूँ कि 60 करोड़ लोगों के पास में, या 30 करोड़ माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता था, क्योंकि शौचालय नहीं था। देश के 4 करोड़ लोग अंधेरे में रहने को मजबूर थे, 18,000 पंचायतें अंधेरे में रहने को मजबूर थी। देश के 11 करोड़ परिवारों के पास में गैस का चूल्हा नहीं था, और 50 करोड़ लोगों के पास में बैंक का अकाउंट नहीं था। आज वो सब कुछ है। वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। जिन लोगों ने बुनियादी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, वो आज इस तरह की टिप्पणी करते हैं। मुझे लगता है कि इससे हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। सर, शायद इसके साथ आपने सवाल भी पूछ लिए और जवाब भी दे दिए। ये जो चीज़ आपने कही, बहुत सारे लोग के जाके दिल में छुएँगे। आजकल हम हर दूसरे रील सोशल मीडिया में देख रहे हैं, वो महाकुंभ के बारे में है। सो ये जो हमारी यूथ थी, जो चिल मोड और कूल मोड में रहते थे, आजकल वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल मोड में जा रहे हैं। तो ऐसा सरकार ने क्या जादू कर दिया कि इन्हें इन्फ्लुएंसर्स और यूथ को बिल्कुल स्पिरिचुअली जोड़ के रखा हुआ है? देखिए, कुंभ सही परिप्रेक्ष्य में देश और दुनिया के सामने जाए, इसके लिए हमने कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से एफर्ट्स भी किए। कुंभ में आने वाले लोगों का अनुभव अच्छा हो, उसको लेकर के भी कुछ ऑर्गेनाइज एफर्ट्स किए। देश दुनिया के ऐसे फोटोग्राफर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, ऐसे राइटर्स, ट्रैवल राइटर्स, उन सबको हमने प्रायोजित तरीके से आमंत्रित किया और उनसे कहा कि आप आकर के अपने दृष्टिकोण से कुंभ को देखिए और स्टोरीज कीजिए। हुँ, हुँ। उसका प्रभाव हम सब देख रहे हुँ, हैं। हुँ। आज सारा विश्व कुंभमय हो गया है, ऐसा लगता है। और इस महाकुंभ को जिस तरह से पहली बार प्रदर्शित किया गया है, हालाँकि अभी भी कुछ लोगों ने जो है केवल एक माला बन बेचने वाली लड़की, या हाँ कोई जी, एक वो बहुत आईआईटी वायरल हो बाबा, गई थी। हुँ, हुँ, हुँ। या जो है कुंभ में नागा बाबा का हुँ, स्नान, हुँ, हुँ। वहीं तक कुंभ को सीमित कर दिया। जबकि कुंभ की विशालता इससे बहुत 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 आगे हुँ, तक हुँ, है। हुँ। अभी कुंभ 1 महीने का शेष है। कुंभ सही परिप्रेक्ष्य में जो है पूरी दुनिया के सामने जाए, हम निरंतर उसके लिए प्रयास कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे।
बिल्कुल। सर, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। 1-2 सवाल मैं और पूछना चाहती हूँ। जैसे ये नोशन है कि कुंभ में आप स्नान करोगे तो आपके पाप धुल जाएँगे। बट ऐसा सुनते हैं हम कि पाप हम विचारों से करते हैं, शरीर से नहीं। बट कुंभ में हम स्नान अपने शरीर को कराते हैं, विचारों के नहीं। सो उसके बारे में आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये भारत के आध्यात्म में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने, भारत के संतों ने, विचारकों ने जो पाप है उनसे मुक्ति की अवधारणा। आपने ठीक कहा कि पाप शरीर से करते हैं, लेकिन शरीर क्या अपने आप कोई पाप करता है? सोच। हम मन में विचार करता है, कोई भी व्यक्ति हाँ कुछ भी जी, कर्म करने से पहले मन में विचार करता होगा, उसके सोच आता है। विचार के आधार पर वो कोई ना कोई हुँ, निर्णय करता होगा और उसको पाप या पुण्य की दृष्टि से देखा बिल्कुल। जाता होगा। जब आप वहाँ जाते हैं, तब आपका शरीर अपने आप चल कर के नहीं जाता। आपकी बुद्धि, आपका मनोदशा, आपका मनोभाव आपको वहाँ हुँ, लेकर हुँ, के हुँ, हुँ। जाता है। जब आप वहाँ पानी में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ देते हुए इस भाव के साथ में खड़े होते हैं या डुबकी लगाते हैं कि मैं यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित्त कर रहा हूँ, मुक्ति के लिए काम कर रहा हूँ, तो आपका शरीर स्वतः रूप से नहीं करता। आपकी सारे सोच, हाँ, भाव-प्रण भावना। शरीर भाव के साथ में मिल कर के सामूहिक रूप से हुँ, हुँ, करता है। हुँ। और जब व्यक्ति इस विचार के साथ में कि मैं अपने पापों से उऋण होना चाहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ, इस विचार के साथ में किसी पवित्र स्थल को साक्षी मान करके और कहीं संकल्पबद्ध होता है, वो निश्चित ही आगे आने वाले समय में उसके जीवन के लिए प्रेरक बनता है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई किसी तरह का संदेह की गुंजाइश भी नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। सर, एज़ अ टूरिज़्म मिनिस्टर आप देश-विदेश जाते हैं। बहुत सारे जगहों के आप टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखते हैं। ऐसा कोई देश जहाँ का आपको लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना खूबसूरत है जो आप इंडिया में डेवलप करना चाहते हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगहों से सीखी जा सकती है। हमारे पास दिखाने के लिए भी बहुत कुछ है, सिखाने के लिए भी बहुत कुछ है। लेकिन कोई न व्यक्ति परिपूर्ण होता है, न व्यवस्था परिपूर्ण होती है और न देश परिपूर्ण होता है। हाँ जी। हर देश से हमको नई चीज़ हुँ, सीखने हुँ। को मिलती है, नई व्यवस्थाएँ देखने को मिलती है। और मुझे लगता है कि व्यक्ति के मन में ये सीखने, देखने, जानने और उसे धरातल पर उतारने का भाव हमेशा बना रहना चाहिए। विश्व के अनेक देशों में जिस तरह से टूरिज़्म के क्षेत्र में आने वाले टूरिस्ट के अनुभव को, उसके स्तर को ऊँचा उठाने के लिए बहुत सारा काम किया गया है। कुछ देशों ने अपने फेस्टिवल्स को उस तरह से बिल्ट अप किया है। कुछ देशों ने अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को उस तरह से डिपिक्ट किया है। हाँ जी। कुछ ने अपने एंटीक्विटीज़ को म्यूज़ियम्स के माध्यम हुँ, से हुँ, इस हुँ, तरह हुँ। से बनाया है। कुछ देशों ने अपने यहाँ नई आधारभूत अवसंरचनाएँ खड़ी की है, जैसे हुँ, हुँ। मिडल ईस्ट के देशों ने बहुत सारा पैसा खर्च के बहुत सारे नए एक्सपीरियंस ज़ोन्स हुँ, हुँ, बनाए। हुँ। हम उन सबको देखें और उन सब से माध्यम से भारत में उन सारी विविधताओं को, क्योंकि भारत के पास में जो कुछ उन सब के पास सामूहिक रूप से है, वो एक अकेले देश एक के पास अकेले में के वो सब पास है। हाँ दिखाने के जी। लिए। वो सब हम भारत में क्रिएट कर सकें। हुँ, हुँ। लेकिन उस सब के बावजूद भी हमारा भारतीयत्व उसके अंदर बचा रहे, द एसेंस ऑफ इंडिया उसमें रहे। इसके लिए निरंतर टूरिज़्म मिनिस्ट्री और राज्य राज्य की सरकारें हुँ, दोनों हुँ। मिलकर के काम करते हैं। एज़ अ टूरिस्ट जो लोकल जगहों पर जाते हैं, उनका फ़ेवरेट फूड, ट्रेडिशन और इवेंट्स बिल्कुल देखते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर का फ़ेवरेट डेस्टिनेशन, फूड ट्रेडिशन क्या है? देखिए, फूड तो अगर कोई कोई भी मुझे नींद में भी उठाकर पूछेगा तो राजस्थानी खाना मेरा फ़ेवरेट है, वो होगा और होना भी चाहिए। मैं जैसलमेर में पैदा हुआ हूँ। और देश के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें तो भारत में आपके अलग-अलग विषय से जुड़े हुए अलग-अलग डेस्टिनेशंस हो सकते हैं। आपके लिए तवांग एक बहुत खूबसूरत जगह अरुणाचल में हो सकती है। वहाँ से लेकर के और अगर समुद्री तटों पर जाना है तो देश में बहुत खूबसूरत बीचेस हैं। हमारे पास अंडमान निकोबार में बहुत सारे जो है डाइविंग के हुँ, स्पेस हुँ, हुँ। जो है जगह हैं जहाँ जाके अनुभव लिया जा सकता है। राजस्थान का सुनहरा रेगिस्तान है। वाइल्ड लाइफ के लोगों के लिए रणथंभौर है, तड़ोबा है, गिर की सेंचुरी है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि एक व्यक्ति के अंदर भी बहुत सारी तरह की अभिप्साएँ होती हैं। अगर टूरिस्ट की तरह देखना है, भारत बहुत विशाल है, बहुत सारी चीज़ें भारत में हर एक व्यक्ति को आकर्षित हाँ करती जी। हैं। आपके लिए भी अलग-अलग दिन में, हाँ अलग-अलग जी, समय हाँ में, जी। अलग-अलग मूड पे, अलग-अलग तरह की हुँ, जो है आपके लिए आकर्षण के केंद्र हो सकते हैं। लेकिन एक हॉलिडे डेस्टिनेशन होता है हुँ, कि हुँ, हुँ। जहाँ जाकर के किसी व्यक्ति को सुकून मिलता है और बार-बार वो उस जगह हुँ, पर हुँ, हुँ। जाना चाहता है। अगर मुझसे अगर प्रश्न किया जाए तो मेरे लिए तो मेरा घर ही सबसे बड़ा हॉलिडे डेस्टिनेशन है क्योंकि वहाँ मुझे सबसे कम कम जाने का समय समय मिलता मिलता है, है। बिल्कुल। अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा हो गया। सो सरकार को इकोनॉमिकली क्या लग रहा है कि लोकल पीपल को कितना बेनिफिट हुआ है उस
एक साल में? जिस एक शहर में एक दिन में 50 से 60 हज़ार सैलानी एवरेज आ रहे हैं, पूरे साल का एवरेज निकालता हूँ तो। जिस एक शहर में लगभग पिछले 5 साल में 2.5 करोड़ सैलानी पहुँचे हैं, उस शहर की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होगी? जो 2.5 करोड़ लोग वहाँ आए होंगे, उन्होंने कहीं आवास किया होगा, कहीं भोजन किया होगा, कुछ प्रसाद खरीदा होगा, फूलमाला खरीदी होगी, कुछ खर्च किया होगा। वो वहाँ चल कर के आए होंगे, वो रिक्शा में बैठे होंगे, वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे होंगे। वहाँ से उन्होंने डीज़ल भरवाया होगा, पेट्रोल बिल्कुल, भराया हाँ होगा। जी। कितनी तरह से उस इकोनॉमी को में हर बेनिफिशियल। आने वाले टूरिस्ट ने इन्फ्यूज़ किया होगा। और वो इन्फ्यूज़न लोकल लोगों के लिए आजीविका के नए स्रोत, केंद्र ऐसा सब खड़ा करता है। तो निश्चित ही कोई जगह इस तरह की अगर विकसित होती है और लोगों का वहाँ फुटफॉल बढ़ता है, तो पहला फ़ायदा जो है लोकल पब्लिक को होता है। हाँ जी। सर, आप एज़ अ टूरिज़्म मिनिस्टर नेक्स्ट 5 इयर्स में इंडिया को कहाँ देखते हो एज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन? देखिए, भारत असीम संभावनाओं के द्वार पे खड़ा है। जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोगों के पास में डिस्पेंसेबल इनकम अपने जेब में होने लगी है। हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म जो है वो तेज गति के साथ में बढ़ हाँ रहा जी। है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट जिन देशों में आते हैं, उनकी तुलना अगर भारत से करें, हम बहुत पीछे होंगे। लेकिन टोटल ओवरऑल टूरिस्ट जो है ट्रैवल करने वाले लोग, वो भारत का कोई सानी नहीं है। हाँ जी। आने वाले 5 साल में हम भारत के टूरिज़्म को और अधिक ऊँचाई दें। अभी जो हमारा फॉर्मल टूरिज़्म सेक्टर है, उसका कंट्रीब्यूशन भारत की इकोनॉमी में लगभग 6% के आसपास है। हम अगले 5 साल में इसको 10% तक कैसे लेकर के जाएँ और भारत का टूरिज़्म, भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर कैसे बने, इस हाँ पर जी। हम काम कर रहे हैं और वही लक्ष्य है। सर, अब मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी। जो भी आपसे बात हुई, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला भारत के बारे में। अपोज़िशन पार्टी के कुछ सवाल हमारे ज़हन में भी थे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुए। कुंभ कितना एसेंशियल है, कितना पवित्र है, ये यूथ और ज़्यादा समझ पाए। शायद अब ज़िंदगी के बारे में हम आपसे दूसरे पॉडकास्ट में ज़रूर मिलना चाहेंगे सर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर कमिंग द थैंक चेंज यू। रिपोर्ट। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो आज थे हमारे साथ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड हेरिटेज श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई, कुंभ के बारे में बताई, देश की टूरिज्म के बारे में बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चल रहा है, वो 5 साल बाद इंडिया को कहाँ देख रहे हैं, किस पद में देख रहे हैं, उन्होंने हमें सब बताया। बहुत सारे जो सवाल थे हमारे जहन में, उसका जवाब हमें मिला और नोक झोंक तो एज़ यूजुअल होते रहना चाहिए। अगले पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ नए लोग के साथ, कुछ नए हस्तियों के साथ। तब तक stay tuned and yes, don't forget to trust yourself more than you doubt yourself.